हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है भारत के जो संस्थापक है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो कि लास्ट वीडियो जो मैंने पढ़ाई थी आपको, चैप्टर नंबर 4 यानी कि यूनिट नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है वो ये है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फोकस होगा जो तीन समाजशास्त्री है अपने, ये रहे। पहले है राधा कमल मुखर्जी, दूसरे हैं द्विजटी प्रसाद मुखर्जी। तो दोनों दो दो व्यक्ति है जो मुखर्जी हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। तो राधा कमल और एक प्रसाद मुखर्जी है। ठीक है, उसके बाद गोविंद सदाशिव धुर्य, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। विस्तार से कहने का मतलब है कि जो इनके जो विचार हैं वो जानेंगे, और जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे राधा कमल मुखर्जी के बारे में। ये इनका जन्म हुआ है 1889 में। ठीक है, उसके अलावा ये ब्राह्मण परिवार से रहते हैं। इनका जो जन्म हुआ है वो डेट देख लिया आपने, और पश्चिम बंगाल में यानी कि वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ है मुखर्जी, क्योंकि नाम ही मुखर्जी है तो बंगाली है। ठीक है जी। आज और इसके बाद हम बात करेंगे इनके जो मुख्य विचार है उनके बारे में। ठीक है, मुख्य विचार मैंने आप भी यही किया करो। ठीक है, वो जो फालतू की बातें लिखी हुई है, थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाते हैं। अगर एग्जाम का टाइम आ रहा है आपका तो वो सब आप लीव कर सकते हो। ठीक है, वो सब होता है इसलिए कि आपके बारे जो आपकी नॉलेज है किसी व्यक्ति के बारे में बढ़ जाए। ठीक है, सबके लिए नहीं होता वो कि सभी पढ़े उस वाली चीज़ों को। हमारा मेन फोकस होता है विचार, क्योंकि एग्जाम में उनकी पर्सनल लाइफ नहीं पूछते, पूछते हैं तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कि क्या सोच थी, है ना। क्योंकि उस सोच से लोगों के ऊपर जो प्रभाव पड़ा है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि उनका जो जीवन था वो कैसा था। संघर्ष सबकी लाइफ में होता है, ठीक है, छोटा हो बड़ा हो, प्रॉब्लम सबके साथ होती है। वो मैटर नहीं करती, और मैटर करता है कि जो विचार थे उनके वो किस तरीके से उसने लोगों की हेल्प करी। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रसाद जी हैं वो कह रहे हैं कि अंत्यक्रिया के ऊपर बात कर रहे हैं ना। अंत्यक्रिया यानी कि इंटरेक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि दो सब्जेक्ट का नाम लिया है ना, दो या तीन सब्जेक्टों के नाम लिए हैं। कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान के बीच इंटरेक्शंस होना चाहिए। क्योंकि एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने ब्रिटिश शासक का, यानी कि जब हमारे देश में अंग्रेज लोग थे उस समय का एक एग्जाम्पल दिया है कि जब हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दूसरे देशों से अलग है ना। पर ब्रिटिशों ने क्या किया कि हमारी अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया। जोड़ के मतलब कहने का मतलब ये कि जो वहाँ पे वो लोग जिस चीज़ को यूज़ करते थे, जो फॉलो करते थे, जो तरीका नियम कानून, वही उन्होंने इंडिया में भी लाद दिए। ठीक है, ये नहीं देखा कि इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं वो कैसी है इंडिया के अंदर, मतलब जो लोग हैं, धर्म कितने धर्म के लोग रह रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग सोच है उनकी, अलग अलग रीति रिवाज है। और यहाँ की जो खाद्यान्न की जो एक क्वालिटी है वो अलग है ना। यहाँ पे जैसे कि देखो, एक भारत का एग्जांपल लेते हैं पूरे तरीके से। तो भारत में हर जगह खेती नहीं होती। हरियाणा में हो गई, उत्तर प्रदेश में हो गई, मतलब बहुत सारे अलग अलग इलाके हैं जहाँ पे खेती होती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना केरल में भी खेती हो रही है या कोई और क्षेत्र है जहाँ पे खेती कर रहे हैं। केरल में एक अलग कंडीशंस है, वहाँ पे शायद खेती ना हो। राइट, तो वहाँ की जो एक नियम है, वहाँ का जो पॉलिसीज़ लाती है गवर्नमेंट, उसके अकॉर्डिंग लेके आती है कि भाई केरल में अगर खाद उगान नहीं हो सकता, यहाँ पे कृषि नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पे ना मतलब एजुकेशन पे ध्यान देंगे बच्चों की, और हॉस्पिटल जो है वो अच्छे बनवाएंगे, ताकि जो हमारे यहाँ के जो जो युवा हैं वो आगे जा सके, है ना। उसी जगह पे अगर आप हरियाणा वगैरह में देखते हो जहाँ पे खेती अच्छी होती है, उत्तर प्रदेश में देखते हो यहाँ पे खेती अच्छी होती है, वहाँ पे उसी तरीके की पॉलिसी लेके आएंगे डेफिनेटली जो गवर्नमेंट होती है। तो ये इसी बात को कह रहे हैं कि अंत्यक्रिया बहुत ज़रूरी है, यानी कि देखना बहुत ज़रूरी है कि भाई वहाँ की जो पॉलिसीज़ है वो कहीं और पे काम करेगी या नहीं करेगी, जो कि ब्रिटिशों ने नहीं किया, क्योंकि उनका जो मेन फोकस था वो था ही नहीं ग्रो करना। मतलब इंडिया को एक विकसित देश बनाना उनका लक्ष्य था ही नहीं, उनका लक्ष्य था इंडिया को लूटना। ठीक है, तो यही रीज़न था, उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, उनको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके अलावा यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है, इसी का मुख्य विचार का सब टॉपिक है ये, मतलब कि उन्हीं के अंदर ये बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आर्थिक और सामाजिक व्यवहार के बीच संबंध होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसके साथ जो हमारा व्यवहार होता है वो अलग होता है। एक व्यक्ति अमीर है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, करोड़पति आसामी है, उसके साथ जो हमारा व्यवहार होगा उसमें बदलाव होगा। राइट, ये भी तो फर्क होता है ना इन दोनों के बीच में। ये इंडिया में आप देखते हो, इंडिया में नहीं, आप विश्व में पूरी दुनिया में आप देखोगे जाके तो ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है।
राइट। तो अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग, यानी कि उसकी आर्थिक स्थिति अगर ख़राब है तो लोग उससे दूर जाएंगे, अगर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग उसके पास आने की कोशिश करेंगे, क्या इससे लाभ ले हम भी। ठीक है, बेशक फ़ायदे के लिए, पर उसके पास जाएंगे ज़रूर, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है, पैसा सब कुछ है आज के ज़माने में। तो ये है संबंध, ठीक है, दोनों के बीच में। इसको समझाने के लिए एक आपको एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे कि भाई एक व्यक्ति है, उच्च जाति का हिंदू व्यक्ति है, और वो भूखा मर जाएगा लेकिन मांस नहीं खाएगा, है ना, गाय का मांस नहीं खाएगा। बेशक वो चिकन वगैरह यूज़ करता है, वो अलग बात है, पर वो गाय का मांस नहीं खाएगा, क्योंकि हमारे भारत में हिंदू धर्म में गाय को पालते हैं तो वो खाते नहीं है, ठीक है, मतलब खाना अलाउ नहीं। जैसे कि मुसलमानों में वो सूअर वगैरह जो होते हैं वो नहीं खाते, इसी तरीके से हिंदू में भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ये एग्जांपल देने की कोशिश की, समझाने की आपको कि भाई ये हम समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं, जो कि एग्जांपल जो ये दिया हुआ है ये सही नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे यही है सीधी था कि आर्थिक रूप से बेशक वो मजबूत है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो भूखा मर रहा है, ठीक है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है दुनिया में, सब खत्म हो गया है। एक इमेजिनेशन करो कि भाई दुनिया में कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ सुअर का मीट है या फिर गाय का मीट है खाने के लिए, है ना। मुसलमान व्यक्ति अमीर है, सुअर का मीट नहीं खाएगा वो, राइट। सिर्फ वही बचा है उसके लिए, तो कि भाई वो खाएगा थोड़ी ना उस चीज़ को, कि वो मरना पसंद करेगा, उसके धर्म में वो सब चीज़ें नहीं है। इसी तरीके से आर्थिक और सामाजिक जो है, यहीं पे आर्थिक और सामाजिक जो व्यवहार है उनके बीच में संबंध होता है, दोनों के बीच में। सामाजिक परिस्थिति की कह रहा है कि इंसान जो होता है ना, वो अपने आप को किसी भी कंडीशन में ढाल लेता है। मुखर्जी जो है ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, राधा कमल मुखर्जी है इनका नाम, ठीक है, मैं भी भूल जाता हूँ बार बार, ठीक है। मुखर्जी जो है, डॉक्टर मुखर्जी कह सकते हो आप इनको। तो ये कह रहे हैं कि इंसान ना अपने आप को किसी भी कंडीशन में डालता नहीं है, उस कंडीशन को अपने अकॉर्डिंग कर लेता है। जैसे कि इंसान को चाहिए था घर रहने के लिए, है ना, उसने गुफाओं में रहना शुरू कर दिया। अब उसको लगा कि नहीं, गुफा तो यार मज़ा नहीं आ रहा सोने में, रात को ठंड लगती है क्योंकि इसमें गेट तो है नहीं। अब उसने क्या किया कि भाई घर बना लिया, उसमें गेट भी लगा लिया, ठीक है। उसको लगा कि नहीं यार, गेट भी मतलब गेट तो लगा लिया, अब मुझे एक बिस्तर चाहिए जिसमें कि मज़े से सो पाऊँ, मतलब कि पत्थर वगैरह में सोने में दिक्कत होती है ना, कमर अकड़ जाती है। तो उसने उसके लिए दिमाग लगाया कि भाई आप मैं जो है कुछ कपड़े का यूज़ करूँगा, है ना, रुई का यूज़ करूँगा, जो भी कॉप मतलब कि जो सूती कपड़ा है जो भी है वो यूज़ करके उसने जो है अपने आप की जो लाइफ थी वो अच्छी कर ली। उसी जगह पे अगर एक एनिमल को देखते हो, वो ऐसा नहीं कर पाता। उसका बेचारे का क्या होता है कि वो कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है तो वो उसी के साथ रहना शुरू कर देगा। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि ठंडियों में रहते हैं, तो वहाँ पे वो रहना सीख जाते हैं ठंडियों में रह रह के। वो अपने आप को इतना मजबूत कर लेते हैं, अपने अपने बालों को अपना इतना बड़ा कर लेते हैं कि उनको मतलब कि गर्मी जो ठंड है वो एहसास कम होता है। लगती तो होगी उनको भी, ऐसा तो नहीं है। आप ठंड अगर दिल्ली में आके देखो, आप जितने भी मर्जी कपड़े पहन लो, वो जो ठंड है ना वो रुकती नहीं है, ठीक है। इवन जितना ज़्यादा कपड़े पहनते हो उतना ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि आपको एहसास होता है कि नहीं ठंड बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक मैटर है। तो ये भी जो है एक एग्जाम्पल था सामाजिक परिस्थिति का, कि भाई जो समाज होता है वो ही मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैंने अभी आपको बताया है कि जो समाज है वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को बनाता है। जो धर्म बनाया है वो व्यक्तियों ने बनाया है, ना कि भगवान ने बोला है कि ये धर्म है। भगवान प्रकट थोड़ी ना हुए थे किसी के लिए कि भाई मैं धर्म बना रहा हूँ, बताओ क्या क्या लेके आऊँ उसके अंदर, ऐसा थोड़ी ना है। ये लोगों ने बनाया, समाज ने बनाया, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज कर लिया और कह दिया कि ये भगवान की देन है, इसको मानो, ठीक है। मंदिर बना दिया, बोल रहा है कि पूजो इसको, है ना, इसमें पूजा पाठ करो क्योंकि ये भगवान ने बोला है मुझसे सपने में आके। अब वो व्यक्ति को स्पेशल है क्या जो उसके भगवान उसके सपने में आएगा, और भगवान के पास इतना टाइम है कि वो लोगों को समझाने बैठेगा कि भाई मैं हूँ या नहीं हूँ। वो तो सबके सबके दिल में है पहले से ही। उसके अलावा मुखर्जी ने, डॉक्टर जो मुखर्जी हैं उन्होंने वन संरक्षण के लिए भी बहुत ज़्यादा जोर दिया है, ठीक है। एक इन्वायरमेंटल भी थे, क्योंकि वो उसके प्रति जागरूक थे। उनको पता था कि अगर नेचर नहीं रहेगा तो इंसान नहीं रहेगा, मतलब नेचर नहीं रहेगा तो हमें खाना खाने को कैसे मिलेगा, है ना। एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने यहाँ पे समझाने के लिए कि जैसे कि हम पेड़ काटते हैं, ठीक है, जंगलों को सफाई कर रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि जब बाढ़ आएगी तो वो जो मिट्टी जो रुकती है ना पेड़ों की वजह से, वो मिट्टी बह जाएगी साथ में। और मिट्टी बह जाएगी तो वो जो उत्पादकता है वो ख़त्म हो जाएगी। ज़मीनें जो है बंजर हो जाएंगी, उसमें कुछ बचेगा ही नहीं उगाने लायक। तो इंसान वैसे भूखा मर जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं खाने के लिए, ना ही जानवरों के लिए ना ही इंसानों के लिए। तो ये कह रहे हैं डॉक्टर मुखर्जी।
उसके अलावा शहरी और सामाजिक समस्याओं के लिए सुधारवादी दृष्टिकोण भी अपनाया। श्रम वर्ग की समस्याओं के प्रति जो है उन्होंने सुधारात्मक जो दृष्टिकोण है उसका यूज़ करने की कोशिश की है, जो कि एम्प्लॉयज़ है देश के अंदर। उस समय में जब भी इनका ये पैदा हुए थे तो अंग्रेज़ों का ज़माना था, ठीक है? उनका राज था। तो उनकी जो उन्होंने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ के मज़दूर हैं उनकी जो एक सिचुएशन है बहुत बेकार है। उनकी जो मतलब खाने लायक पैसा भी नहीं है उनके पास, जो भी वो फसल उगाते हैं वो सभी टैक्स के रूप में दे देते हैं, ठीक है? फसल पता चल रहा है कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि फसल उग ही नहीं रही है, बारिश पड़ गई, ख़राब हो गई पूरी फसल, तो अब भी उसको उनको टैक्स भरना पड़ रहा है। तो उनकी जो एक एक पोजीशन थी, हमारे यहाँ के जो श्रमिक थे, जो एम्प्लॉयज़ थे, बहुत ज़्यादा बेकार थी, है ना? उसके लिए उन्होंने जागरूकता पैदा की लोगों के अंदर और सुधार लाने की कोशिश की है, बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा नैतिक मूल्यों का सिद्धांत बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा जो समाज होता है वहाँ पे सभी के अंदर, सभी जितने भी लोग हैं, चाहे कितने भी धर्म के लोग रहते हैं हमारे देश में, सबकी एक मूल्य है, एक वैल्यू है उनके समाज के लिए, उनकी संस्कृति के प्रति उनकी वैल्यू है। भाई अपनी संस्कृति को सब लोग पसंद करते हैं, है ना? वो अपनी संस्कृति को बोलते हैं कि हमारी संस्कृति जो है सबसे बेस्ट है। तो हम दूसरे संस्कृति को क्यों गाली देते हैं खामा में, है ना? अगर अच्छा लगेगा कि अगर वो व्यक्ति आपको गाली दे, आपकी संस्कृति के बारे में बुरा बोले, तो फिर आप क्यों मतलब दूसरे व्यक्ति को बोलते कि नहीं भाई तू तो गलत है, ठीक है, तेरी संस्कृति में ये बेकार है, वो बेकार है, गलत चीज़ है, ऐसे नहीं कहना चाहिए हमको, ठीक है? यही कहने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर मुखर्जी। भारतीय संस्कृति और सभ्यता, यहाँ पे भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके अलावा मुखर्जी की सार्वभौमिक सभ्यता का संकल्पना सभ्यता की संकल्पना, यहाँ पे वही सेम एग्जांपल दिया जो मैंने आपको दिया था कि भाई जो इंसान होता है अपने आप को किसी भी कंडीशन में ढालता नहीं है, जबकि उस कंडीशन को अपने अकॉर्डिंग बदल लेता है ना? जहाँ पे गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, तो इंसान क्या करता है वहाँ पे, जो हीटर वगैरह होते हैं वो यूज़ करता है, गर्म कपड़े पहनेगा, ठीक है? और गेट लगा के रहेगा कमरे के अंदर, रजाई ओढ़ लेगा, मतलब कंबल में बैठ जाएगा उड़ के, घर में बैठेगा आराम से, जो है टीवी देख रहा होगा, चाय पी रहा होगा, पकौड़े खा रहा होगा, गरम गरम चीज़ें यूज़ करेगा। जानवर नहीं कर पाता वो सब चीज़ें, ठीक है? उसको ढालना पड़ता है अपने आप को। तो वही कह रहे हैं कि भाई जो सभ्यता है दोनों की अलग अलग है, जानवर अलग है, इंसान की जो प्रकृति है वो अलग है, ठीक है? इसी को ही जो है संस्कृति का नाम दिया है कि दोनों की संस्कृति अलग अलग है, ठीक है? इसलिए जानवर जो होता है वो नहीं कर पाता वो सब चीज़ जो इंसान कर लेता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है हम लोगों को, राइट? दूसरे समाजशास्त्री आते हैं अ, प्रसाद मुखर्जी, ठीक है? वहाँ पे हमने बात की थी राधा कमल थे शायद उनका नाम, और यहाँ पे प्रसाद मुखर्जी का नाम आया है, ठीक है? इनको हम डीपी मुखर्जी भी कहते हैं, अगर आपको याद ना रहे, डॉक्टर मुखर्जी उनको कह रहे हैं, इनको कह रहे हैं डीपी मुखर्जी, ठीक है? डॉक्टर और डीपी अलग अलग है। तो डॉक्टर के बारे में पढ़ लिया हमने, अब हमें पढ़ना है डीपी के बारे में। डीपी मुखर्जी तो ये कह रहे हैं कि एक मार्क्सवादी थे डीपी मुखर्जी, ठीक है? मार्क्सवादी थे, और भारतीय इतिहास का संवादात्मक प्रक्रिया द्वारा विश्लेषण करना, यानी कि संवाद, यानी कि बात, यानी कि डिबेट करके उन्होंने जो है इतिहास को समझने की कोशिश की है, स्टडी की है उसके ऊपर, एक्सपीरियंस यूज़ करके, लोगों को पूछ के, उनको बता के कि भाई हिस्ट्री क्या है, इस तरीके से। और परंपरा, आधुनिक उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद और व्यक्तिवाद तथा समूहवाद में परस्पर संवादात्मक प्रभाव होता है। ये कह रहे हैं कि अगर हम हर एक चीज़ के ऊपर डिबेट कर दे तो अच्छा रहता है, ठीक है? जो भी चीज़ें आती हैं हमें ज्ञान मिलता है, ठीक है? जागरूकता पैदा होती है कि जो भी चीज़ें हो रही है इसको ऐसे ही मत होने दो, क्योंकि जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे तो लोग यही सोच रहे थे कि भाई जो हो रहा है होने दो, विकास करने के लिए आए हैं, शायद सच में आए होंगे, पर लोगों ने उनकी जो पीछे की जो मंशा थी वो समझी ही नहीं। उनको बेसिकली अपना लाभ करना था, ना कि इंडिया का, ठीक है? इंडिया को तो बस एक कच्चे माल के रूप में यूज़ करना था उन लोगों को। तो यही कह रहे हैं कि हमें सवाल करने चाहिए व्यक्तिवाद के ऊपर, यानी कि पर्सनल जो लोग होते हैं, आधुनिकता होती है क्यों है, ठीक है? इन सब बातों के ऊपर। बाकी जीवन परिचय लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो। बात होगी यहाँ पे हमारी सीधी मुख्य विचार पे। मुख्य विचार पीछे निकल गया क्या इनका? ये रहा।
तो यहाँ पे मुख्य विचार में हम देखेंगे कि जो डीपी मुखर्जी है उनके विचार क्या है। अभी हमने बात की थी मार्क्सवाद के बारे में कि जो मुखर्जी है वो मार्क्सवादी है। मार्क्सवादी, आप सोच रहे होंगे कि मार्क्सवादी क्या होता है। मार्क्सवादी एक विचार होता है, ठीक है, ये समझ लो कि एक विचार है जो कि पूंजीवाद का विरोध करता है, और इससे हमें ना एक चीज़ों को समझने में हेल्प मिलती है। ये क्या है, बेसिकली जो कार्ल मार्क्स है, ठीक है, जो उनके कार्ल मार्क्स के जो एक तरीके से उनको मानने वाले हैं, उनके विचार को समझने वाले हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं, उन लोगों ने इस विचार को अपनाया है। ठीक है, कार्ल मार्क्स के बारे में हम पढ़ेंगे, या फिर शायद ने पढ़ रखा है पीछे, कोई बात नहीं, आगे भी पढ़ेंगे हम। अगर नहीं मिलेगा आपको तो मैं एक मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आपको कि लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। सबसे पहला लिंक जो होगा ना वो होगा कार्ल मार्क्स। जितने भी समाजशास्त्री बड़े बड़े हैं ना, जिनके जिनके ऊपर सवाल बनते हैं, वो भी मैंने पढ़ा रखे हैं। ठीक है, बुक है पूरी उसके ऊपर। आपको ये नहीं देखना कि बुक कौन सी है, आपको समझना है कि जो समाजशास्त्री है वो इम्पॉर्टेंट है। यानी कि जो कार्ल मार्क्स है उनके बारे में मैंने बता रखा है, मैक्स वेबर और एमिल दुर्कheim, तीन समाजशास्त्री हैं, इनके बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है वहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी दे रखी है, पर कुछ कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बेकार हैं, ये समझ में खुद नहीं आ रही। दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पे मुझे समझने में इन सब चीज़ों को, और आपको तो बहुत ज़्यादा हो रही होगी। देखिए, अगर आपने पहले से ही नहीं पढ़ा रखा है ये सब चीज़ों को, कार्ल मार्क्स के बारे में और भी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे मेन अब टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे जो डीपी मुखर्जी है वो कार्ल मार्क्स जो है, या मार्क्सवादी विचार के बारे में कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक जो विकास है, यानी कि जो हमारी हिस्ट्री है वो कैसे विकसित हुई है, उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन आए हैं, क्या क्या सिचुएशंस आई थी, उसको समझने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये है ना एक, कह सकते हैं कि समस्या का जो समाधान है वो प्रोवाइड नहीं कराता। यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात है ना, तब वो आती है तो ये पीछे हट जाता है। ये उनकी सब चीज़ों की बुराई तो करता है कि भाई पूंजीवाद बेकार है, हमें पूंजीवाद को नहीं फॉलो करना चाहिए। पूंजीवाद मतलब यानी कि जो पूंजीपतियों के हाथ में सब कुछ दे देना, यानी कि प्राइवेटाइजेशन कर देना, उसको पूंजीवाद कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये गलत है, क्योंकि इससे श्रम जो है ना, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके शोषण होता है। ठीक है, पर उसके लिए कोई परफेक्ट इन्होंने एक सोल्यूशन नहीं दिया कि भाई उसको ठीक कैसे करें, उसकी जगह पे कुछ और क्या कर सकते हैं हम पूंजीवाद की जगह पे। तो ये वाली जो बातें हैं, पूंजीवाद अभी चल रहा है, जो अभी आप देखते हो ना अपने आसपास, जो आप काम करते हो, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, अपने माँ बाप, आपके जो फादर या मदर जो काम करती है कहीं पे, तो वो पूंजीवाद है। किसी के यहाँ काम करते हो अगर आप, तो वो पूंजीवाद है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो वो साम्यवाद है। ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर आप काम करते हो तो वो साम्यवाद है। अदरवाइज अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो या प्राइवेट व्यक्ति के लिए काम करते हो तो वो पूंजीवाद है। ठीक, तो ये फ़र्क होता है इन दोनों के अंदर। तो ये इनका मानना है कि भाई ये सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराता है। बेशक ये मार्क्सवादी, लेकिन ये भी बुराई भी करते हैं इसकी कि ये सोल्यूशन नहीं दे रहा किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, ये भी एक इसके अंदर समस्या है। भारतीय समाज में परंपरा की भूमिका। यहाँ पे डीपी मुखर्जी ने परंपरा के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं कि जो परंपरा है भारत के अंदर, वो समाज में किस तरीके से हेल्प करती है लोगों की। तो डीपी मुखर्जी का विचार में जो परंपरा है वो संस्कृति का मुख्य आधार है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि बेस है। यानी कि जैसे कि पेड़ होता है, पेड़ की जो अंदर की जो वो होती है, जड़ें होती है, जो ये बेस होती है, जिसकी वजह से जो पूरा पेड़ है ना खड़ा रहता है। तो संस्कृति का बेस है परंपरा। ठीक है, उसके अलावा व्यक्तियों को परंपरा से पोषण मिलता है। पोषण यानी कि प्रोटीन वगैरह जो होता है, लोगों को उससे पोषण मिलता है। किस चीज़ का पोषण, कि लोगों से व्यवहार कैसे करना है, लोगों के साथ बात कैसे करनी है, उनकी इज्जत कैसे करनी है, बड़ों की इज्जत कैसे करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है। ठीक है, ये जो पोषण है ना, ये हमें मिलता है परंपरा से। इससे उनका उद्देश्य या दिशा बोध लुप्त नहीं होता। परंपरा भार स्वरूप भी बन जाती है। जैसे कि भारत के संदर्भ में लोग इसको आदर्श मानकर अपनी पूजा मानकर इसकी पूजा करने लग गए हैं। यानी कि आदर्श को लोगों ने अब एक खेल बना दिया है ना। पहले लोग आदर्श को मतलब मानते थे कि लोगों की सेवा करना, लोगों की हेल्प करना, उनका आदर सम्मान करना। पर आज
मूर्ति पूजा आ गई है ना, तो उसकी वजह से लोगों ने ना मूर्ति पूजा पर ध्यान देना ज़्यादा शुरू कर दिया है। जो एक्चुअल काम था, जिस काम के लिए हमने धर्म को बनाया था, धर्म की स्थापना की थी, वो काम अब लोग भूल गए हैं। धर्म का जो मेन मकसद था ना, वो यही था कि भाई धर्म से क्या होता है, लोग इंसान बनते हैं। धर्म अगर हमारे अंदर है तो हम लोगों की रिस्पेक्ट भी करेंगे, औरतों की रिस्पेक्ट करेंगे, आदमियों की रिस्पेक्ट करेंगे और बड़े छोटे सबकी। ठीक है, कि कैसे बात करनी है। आज आप देखते हो जो यंग जनरेशन है, उनको तमीज़ ही नहीं है बात करने की, कैसे बात करते हैं वो लोग। मतलब बदतमीजी से तू तड़ाक करके, अपने से बड़े से, उनके फादर की उम्र का कोई होगा, उनकी दादाजी की उम्र का होगा, उससे तू करके बात करेंगे, ओए बर करके बात करते हैं। ठीक है, मतलब कोई तमीज़ नहीं है, कोई संस्कार नहीं है। इसी के बारे में हम बात करते हैं कि भाई संस्कार है कि नहीं। तो ये वही संस्कारों की बात करते हैं कि जो समाज है वो संस्कार बहुत इम्पॉर्टेंट है समाज के अंदर। परंपरा बहुत ज़रूरी है, परंपरा ही जो है संस्कृति का बेस होता है। ठीक है, परंपरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं से सब कुछ शुरू होता है। व्यक्ति का समन्वय विकास, यहाँ पे जो डॉक्टर या सॉरी जो जेपी मुखर्जी है, वो प्रत्यक्षवादी के पर बात नहीं करते। यानी कि कहने का मतलब ये कि किसी स्पेशल व्यक्ति के बारे में बात नहीं करते। जैसे कि आपने यूरोप वगैरह में देखा है, वहाँ पे अभी तो इंडिया में भी हो गया है, क्योंकि यूरोप से शुरू हुआ है सब कुछ। यूरोप में औद्योगिकरण पहले आया, आपको पता है ये वाली बात। वहाँ पे औद्योगिकरण आने की वजह से लोग सेल्फिश हो गए, अपने काम से काम रखने लगे। ठीक है, भारत में नहीं था पहले ऐसा। भारत में लोग सब एक साथ रहते थे, समाज के साथ रहना, उनके साथ काम करना और सबका विकास करना, ये इस पे विश्वास रखते थे हम लोग, है ना। जो विकास होता है सोसाइटी का, वो इसी धर्रे पे होता है कि भाई सबका विकास होना चाहिए। नहीं, ये नहीं कि बस मेरा विकास हो। पर कुछ लोगों का मानना ऐसा होता है, कुछ जो विद्वान हैं, जो समाजशास्त्री है, वो ये भी सोचते हैं कि अगर आप अपने बारे में सोचोगे तो ऑटोमेटिकली समाज का विकास होगा। जैसे कि एक दुकानदार होता है, वो अपने पैसे बनाने के लिए रहता है। ठीक है, जो भी लाभ होता है वो लेके जाता है चीज़ों में से। जो भी प्रोडक्ट वो बेचता है हम लोगों को, उसमें उसका लाभ होता है। ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली अपना लाभ कर रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि कुछ लोग, कुछ समाजशास्त्री कहते हैं कि वो अपना लाभ तो कर रहा है, साथ में दुनिया का लाभ भी कर रहा है। दुनिया का लाभ कर रहा है, समाज का भी लाभ कर रहा है, क्योंकि वो टैक्स भरेगा उस चीज़ का। ठीक है, टैक्स देगा तो सरकार को मिलेगा, सरकार उस पैसे को कहीं और लगा सकती है, किसी और की मदद कर सकती है उस पैसों से। ठीक है, लेकिन जो जेपी मुखर्जी है वो ऐसा नहीं मानते। वो कह रहे हैं कि सबका समान विकास होना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति का। ये तो बात आप सभी को पता है कि भाई विभिन्नता में एकता है। हम सब बेशक अलग अलग धर्मों से आते हैं, हमारी जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, जो मान्यताएं हैं, वो अलग अलग है। ठीक है, पर हम सब एक ही है। बेशक वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, सब एक साथ रह के काम करना है हम लोगों को, तभी देश का विकास हो सकता है। हम लोग इन पॉलिटिशियंस के चक्कर में आके लड़ाई करते हैं एक दूसरे से, हमारा कुछ लाभ नहीं है उसके अंदर, लाभ है इन लोगों का। ठीक है, ये लोग लेके जाते हैं सारा लाभ। जो भी घोटाला करते हैं ये लोग करते हैं। ठीक है, फिर हम क्यों फालतू में जो है इनके चक्करों में पड़े, ऐसा इस बात से जो है ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल दिया मैंने अभी आपको ये। ठीक है, ऐसा लिखा नहीं है इसमें। डीबी मुखर्जी एक अर्थशास्त्री के रूप में, तो एक अर्थशास्त्री भी थे, जैसे कि लिखा हुआ है ये। ठीक है, उन्होंने भारत में आर्थिक विकास का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशिष्टताओं के संदर्भ में देखा। भारत में आर्थिक शक्तियाँ सामूहिक मूल्यों से प्रभावित रही है। यानी कि कहने का मतलब ये है, यानी कि आपको पता है वर्ण व्यवस्था के बारे में, भारत के अंदर जो थी, मनुस्मृति के अंदर लिखी हुई थी जो, तो जिसके पास जितना अच्छा रैंक है, यानी कि ब्राह्मण परिवार है, सबसे ऊपर है, सबसे फर्स्ट पे है, तो उसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा। ठीक है, दान वान जो मिलेगा, यानी कि जो लड़ने वाले ये जो लोग हैं, जिनको हम क्षेत्रीय बोलते थे, ये लोग भी इनको पैसे दे रहे हैं। ठीक है, पूजा पाठ करवा रहे हैं, क्योंकि ये लोग डरा रहे हैं सबको। ठीक है, तो ये क्या था, जितना ज़्यादा अच्छा उनका सामाजिक शक्ति थी उनके पास, उतना ही ज़्यादा उनके पास पैसा होता था। ठीक है, तो ये है। ये बेसिकली
अर्थ जो हमारी पॉलिटिकल, हमारे जो इतिहास है वहाँ पे जो अर्थव्यवस्था थी लोगों की, उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, किस हिसाब से सेट होती थी हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ से ही जो है हमें पढ़ने को मिल रहा है, सब चीज़ें इन्हीं से ही उठाया गया है इनों द्वारा। गोविंद सदाशिव धुर्य, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये तो अलग ही है बिल्कुल। ठीक है, इनका नाम भी अलग है, ये कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है। धुर्य भी लिख के आता है कभी कभी। ठीक है, इससे भी आप समझ जाओगे कि ये सदाशिव धुर्य के बारे में बात कर रहे हैं, गोविंद सदाशिव धुर्य। तो ये एक निरशास्त्रीय समाजशास्त्री है। ठीक है, निर्जातीय शास्त्री कह सकते हैं आप इनको। इनके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो निर्जातीय शास्त्री होते हैं वो कौन होते हैं, यानी कि जो प्रजातियों का अध्ययन करते हैं बेसिकली। ठीक है, उनकी शारीरिक बनावट के ऊपर, कि भाई कोई समाज किसी समाज से किस तरीके से भिन्न है, विचारों में नहीं, वहाँ पे हम विचार नहीं देखते, व्यवहार देखते हैं, या फिर उनके अंदर जो बनावटें हैं, यानी कि उनका कलर देख सकते हैं, उनकी खोपड़ी का साइज़ देख सकते हैं, बॉडी की जो बनावट है वो देख सकते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा अलग होता है उन व्यक्तियों के अंदर या नहीं होता, वो सब देखने का काम होता है निजातीय शास्त्री जो होते हैं या समाजशास्त्री जो होते हैं उन लोगों का। तो ये धुर्य उनमें से एक थे। ये मुंबई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्री विभाग में अध्यापन थे। ठीक है, यानी कि टीचर थे वहाँ पे मुंबई विश्वविद्यालय में। मुंबई में विश्वविद्यालय सोशियोलॉजी का, आपको पता नहीं होगा शायद। तो इनका जन्म आपने देख ही लिया होगा यहाँ पे 1893 में। ठीक है, और ये एक छोटे से कस्बे में कहाँ पे पैदा हुए हैं, मालवा नामक छोटे से कस्बे में पैदा हुए हैं, और भारत के पश्चिमी तट में। ठीक है, ये मुंबई से लगभग 320 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, इतना काफ़ी है हमारे लिए। इनका जो जीवन परिचय है वो मुख्य विचार जानेंगे। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया भी था, जो धुर्य है वो एक निर्जातीय समाजशास्त्री है या निर्जातीय शास्त्री है, जो कि किसी भी समाज का अध्ययन करता है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से, है ना। मैंने बताया था अभी आपको, जैसे कि बॉडी होती है किसी व्यक्ति की, कि भाई एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से कैसे अलग है, उनमें क्या डिफरेंसेस है, क्या सही है क्या नहीं है ना। खोपड़ी का साइज़ देख के कि भाई कितनी छोटी है कितनी बड़ी है ना। यानी कि इस समाज की तो बड़ी खोपड़ी है, इस वाले समाज के जो व्यक्ति है उनकी खोपड़ी थोड़ी छोटी है। ठीक है, इस तरीके से ये एक तरीके से साइंटिफिक तरीका भी हो सकता है अध्ययन करने का। इसका यूज़ किया धुर्य ने। ठीक है, उसके अलावा उस मेथड को यूज़ करके, यानी कि एक तरीके का मेथड ही तो है ये, यानी कि साइंटिफिक तरीका ही तो है, एक तरीके का याद मतलब कि स्टडी करने का तरीका है ये। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, गाँव का शहरीकरण करना, ठीक है, धार्मिक घटनाएं जो है, सामाजिक तनाव है, भारतीय कला है, इसको अध्ययन किया। भारतीय कला को, यानी कि साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को देख के अध्ययन करना इनका एक इनका जो है काम था। इसी वजह से देखो, अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ समाजशास्त्री जो है, यानी कि जो समाजशास्त्री होते हैं जब वो अध्ययन करते हैं समाज का, तो सिर्फ साइंटिफिक तरीका ही नहीं अपनाते, उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं अध्ययन करने के। तुलना करना, ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करना, दो समाजों के बीच में तुलना करना, कि भाई ये समाज इसमें अच्छा था, ये समाज इसमें अच्छा था, है ना। ये भी होता है। उनके गुणों को देखना, किस समाज में क्या गुण थे। ठीक है, गुण मतलब जो क्वालिटीज़ होती हैं वो कैसी थी समाजों के अंदर, ये भी तरीका होता है अध्ययन करने का। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं अध्ययन करने के, उसी में से एक तरीका होता है निर्जातीय शास्त्र, जिसमें कि हम एक साइंटिफिक तरीका यूज़ करते हैं अध्ययन करने का। ठीक है, ये हो गया। तो जो धुर्य है यहाँ पे जो टॉपिक दिया हुआ है आपको, भारत में जाति और नातदारी व्यवस्था। तो बेसिकली इंडिया में अगर आप देखोगे कास्ट को या रिलेशनशिप्स को, यानी कि नातेदारी का मतलब होता है रिलेशनशिप, आपके जो रिश्तेदार होते हैं वो, तो ये क्या काम करते हैं, ये बेसिकली दिखाते हैं कि आपके जाने पहचाने लोग हैं ये। ठीक है, आप इनको जानते हो, है ना। जो आपके फ्रेंड होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, ये वही लोग तो होते हैं इनको आप जानते हो। तो ये क्या होता है, ये आपका एकीकरण जो है एक स्ट्रक्चर पैदा करता है आपके समाज में, कि जो दिखाता है कि ये आपके जानने वाले लोग हैं,
इनको मैं जानता हूँ, ये मेरे गेस्ट हैं, ये मेरे रिलेशनशिप में आते हैं, ये मेरी बुआ हैं, फूफा के बच्चे हैं, इस तरीके से आप देखते हो भारत के अंदर जाति जो है या फिर जो रिश्तेदारी है वो। और भारत में ये भी बताया है ऋषियों के द्वारा जो गोत्र में शादी करना, गोत्र से बाहर शादी करना, ये भी होता है जाति के अंदर। जाति के अंदर शादी करते हैं हम लोग, ये तो बात सही है, लेकिन जाति के अंदर हम क्या देखते हैं, गोत्र देखते हैं कि भाई गोत्र तो मैच नहीं हो रहा। अगर गोत्र मैच होता है तो शादी नहीं करते। गोत्र किसका देखते हैं मोस्टली? आप तो देखो गोत्र देखना कम कर दिया है लोगों ने, पर गोत्र अभी कुछ समाजों में देखते हैं, अभी भी ज़्यादातर लोगों में, हिंदुओं में जो देखते हैं। तो क्या होता है कि अपनी मम्मी का देखेंगे, ठीक है, और अपनी दादी का देखते हैं, राइट। ये दो गोत्र देखते हैं अपनी फैमिली में। अगर कोई लड़का है यानी कि ये आप हो, तो ये दोनों देखेंगे कि भाई लड़की से मैच तो नहीं हो रहे हैं, लड़की के गोत्र मैच तो नहीं हो रहे एक दूसरे से। अगर मैच होते हैं तो शादी नहीं होती है। यानी कि मैच होने का मतलब ये है कि वो हमारी ही बहन भाई है, ठीक है, इस तरीके से गोत्र का फंडा ये होता है। भारत में जाति की नई भूमिका, तो ये बता रहे हैं धुर्य। देखो यहाँ पे जैसे कि ये बोल रहा है जाति की जो भूमिकाएं हैं वो बदल गई हैं। कैसे बदल रही है? जो रोल है कास्ट के वो बदल गए हैं। पहले ऐसा मान्यता है, मतलब कि हिस्ट्री में ऐसा बोला गया है, कुछ किताबों में लिखा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि जो जाति है वो काम के आधार पर बनाई गई थी, ठीक है। पर आज जो जाति बना जो है वो विचारों के आधार पे है, ठीक है। एक विचार के जो लोग हैं वो एक जाति के अंदर हो जाते हैं, यानी कि जागरूकता पैदा करने के लिए एक दूसरे के अंदर लोग एक जाति के अंदर आते हैं उनके ताकि एक राजनीतिक जो जागरूकता है, जो सत्ता है, वो हासिल कर पाए। इसलिए जो जाति है उनकी भूमिकाएं आज बदलने को देखने को मिलती है आपको, कि बदल रही हैं, ठीक है। इसके अंदर इतना ही है, ठीक है। आप पढ़ सकते हो अगर आपको मिल जाए तो। भारत में जनजातियों का अध्ययन, कह रहे हैं कि धुर्य के विचार में भारतीय जनजातियों की स्थिति पिछड़े वर्ग के हिंदू जैसी थी। जनजाति यानी कि वो लोग जो कि पिछड़े हिंदू है। पिछड़े हिंदू मतलब SC ST OBC, इनको पिछड़े हिंदू बोलते हैं, आपको पता होगा। तो जाति जो जनजातियां हैं यानी कि जो जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, इनकी स्थिति ऐसी है जैसे कि पिछड़े हिंदू की लोग की जैसी होती है, ठीक है। उनके पिछड़ेपन का कारण था उनके हिंदू समाज में पूरी तरह से एकीकृत ना होना, ठीक है। यानी कि वो लोग ऐसे थे जो कि, यानी कि अब बात करते हो जनजातियों की, जनजाति जो है और SC है और जो OBC है, जनजाति बेसिकली ST के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये जो लोग हैं इनके पिछड़ेपन का कारण है कि ये हिंदू समाज में मिल नहीं पाए, इसी वजह से ये उस समाज से अलग है, हिंदू समाज से अलग हैं ये लोग। बाकी आप पढ़ लेना, ये ज़्यादातर चीज़ें जो लिखी हुई हैं ये आसान है। बता रहा है भाई भारत में जो ग्रामीण समाज में पहले मार्केट लगती थी जो कि अब शहरों की तरफ आ गई हैं। भारत में धार्मिक विश्वास और रीति रिवाज, ये सब नहीं पढ़ाऊँगा मैं, बस ये जो है आपका हो गया है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।